ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव 2022 का जो जनादेश है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है, जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है, उसके कारण क्या है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने मणिपुर की बात की थी, गोवा को समझने की कोशिश की थी, उत्तराखंड का जो जनादेश है, पंजाब का जो जनादेश है उसको जानने समझने की कोशिश की थी। अब बारी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और इस बार के जनादेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत एक तरह से लगभग दिख रहा है साफ तौर पर अब, और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने में एक अहम राज्य है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। श्याम सिंह यादव जी जो बसपा के सांसद हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। श्याम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही भाजपा के सत्यदेव पचौरी जी जो सांसद हैं हमारे साथ हैं। सत्यदेव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं श्याम सिंह जी आपसे करूंगा। बसपा एक महत्वपूर्ण पार्टी उत्तर प्रदेश की और सिर्फ एक सीट, क्यों, वजह? देखिए, सचमुच हम लोगों के लिए तो ये चुनाव का नतीजा बहुत निराशाजनक है और हम केवल यहाँ पर बसपा पार्टी की बात न करके पूरे अपोजिशन की बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। पहली तो मैं बता दूं कि हम लोगों को और ख़ास तौर से हमने ईवीएम पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, बहुत लोगों से गुफ्तगू की है, बातचीत की है। एनी मशीन विच कैन बी प्रोग्राम्ड, इट कैन बी प्रोग्राम्ड इन एनी वे। फर्स्ट चीज़ है। अब मैं कहिए तो इसको विस्तार से बताऊं। एवरी मशीन इज नंबर्ड एंड एवरी बूथ नंबर इज नंबर्ड। कौन मशीन कहाँ जाएगी, किस बूथ पर जाएगी, किस असेंबली में जाएगी या किस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जाएगी, ये सब ऑलरेडी फिक्स है। नाउ कम टू दिस पॉइंट। एवरी ईवीएम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, which in turn, I say, which in turn means under the control of central government, BJP government. No. But I think it's going a very different way because when the opposition parties win, and I beg to differ, Mr. Yadav, when the opposition parties win, there is no such allegation of the EVM. But when it comes to the BJP or any other party, I think let's not rob the BJP of the hard-earned victory. They have very, very emphatically defended 4 states. It's not like that. The Aam Aadmi Party has swept Punjab, and I think let's not take away the hard work of the party workers who have worked really hard over the months. Let me go across to Mr. Pachori. 1 minute, I should explain to you. I'll come back to you. I'll come back to you. I want to say something. Sure. On EVM machine. 5 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों में EVM मशीन्स यूज की गई। पंजाब में हम हार गए, वही EVM मशीन है। पंजाब में कांग्रेस हार गई, वो भी EVM मशीन है और आम आदमी पार्टी जीत गई। उत्तराखंड में, गोवा में, यहाँ उत्तर प्रदेश में। और ये EVM मशीन का आप बाजा कब तक बजाओगी? जब चुनाव में अपोजिशन हार जाता है तो EVM मशीन अखिलेश ने 2 दिन पहले ही शुरुआत कर दी थी। And had it been about EVM machine tampering, sir, Samajwadi Party would not have been able to cross even the 100 mark. I explain you. Yes. 1 minute, I explain you. This, a smart thief, a clever thief, steals only that much amount of money by which it is done. The money from whose pocket it is stealing, he is satisfied with he has taken. Sir, Bengal was very important for this thief that you are talking about. Why did they not steal victory? Okay, let me interrupt you. As we can see on your screen, the Prime Minister is arriving at the BJP headquarters with the national president of the Bharatiya Janata Party. The party workers have been jubilant through the evening. We have seen the party workers have been celebrating at the party headquarters. They had been waiting for this day, and as promised by the Prime Minister that Holi will be celebrated by the party by emerging victorious. That's come true. And now you can see the Prime Minister arriving at the BJP headquarters. Shortly, he will be addressing the party workers, congratulating them for their hard work over these months. मनोज, इससे पहले कि प्रधानमंत्री बोलना शुरू करें, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं
श्याम जी से इनफैक्ट पूछना चाहती हूँ I say again, one minute. Let's move across from the EVM, and one very important thing and interesting thing about Uttar Pradesh is, if you look at the vote share, so even though the BSP has won only one seat, its vote share is in double digits, and that's something that you could be happy about. But has it somewhere, because if you would have joined hands with the SP, perhaps this would have joined the 32% that the Samajwadi Party and RLD combined have, and that could have dented prospects of the BJP. So somewhere the opposition strategy when it comes to stopping the unstoppable BJP, if we say, in a politically significant state of Uttar Pradesh, could have worked for your own relevance? Yes. It happens. Even if vote share is that much, around 20%, we have got one seat, it happens. Because in so many large number of constituencies, we get votes, but we don't win a single seat. Because of that, vote percentage is high. It shows that our presence is a larger presence in almost whole of the state. And secondly, had the two parties been together, its result would have been totally different, which is now. And regarding EVM machine, I just add one line. They do in selected machines and in a selected constituencies, first thing. And they programming, mind it, it is done in such a way that even VVPAT comes, so you press cycle, VVPAT will come cycle, but it will tick, in case of vote, it will tick the choice of the party, like you can say lotus. If you press elephant, you will get VVPAT elephant. But with all due respect, sir, India holds the distinction of successfully conducting free and fair elections. So after you know what the Election Commission does, and so we do it so much better than all the other countries. Even if you look at the recent presidential elections in America, India holds the distinction of conducing free, fair elections in such a smooth way. So let's not take the discussion that way. You must correct yourself. There were so many EVMs in other countries. They withdrew EVM because of the large number of glitches like this. Because I say, अगर वोट देता ऐसे भी प्रोग्रामिंग किया जा सकता है उसमें कि अगर वोट दे वीवीपैट भी निकले उसका लेकिन ठीक करे दूसरे पर. एंड आई कैन चैलेंज the election commission. I can challenge election commission. If they allow me to choose one EVM out of so many thousands with my experts, I will show them. They put so many riders. They give EVM. You do this. You will not do. You will no rider. I can show. My experts can show. If they allow to choose one EVM out of thousands, I will show them. Okay. वैसे अच्छी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने ईवीएम को लेकर कोई सवाल उनकी पार्टी किसी नेता ने नहीं उठाया. आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को लेकर किस तरह का प्रदर्शन भी किया गया था. तो हम लोग जो बात कह रहे हैं ना, जब कभी कोई पार्टी हारती है तो वो ईवीएम पे सवाल उठाती है. मनोज जी, समय की बहुत कमी है. प्रधानमंत्री कभी भी संबोधन अपना शुरू कर सकते हैं. एक जल्दी से सवाल मिस्टर पचौरी से ले लेती हूँ. बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये है कि एक जो आपने वेलफेयर स्कीम्स और जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है मोदी जी का, वो लोगों के बीच में काफी रेजोनेट कर रहा है. लोग उसको काफी पसंद कर रहे हैं. और ये कहीं ना कहीं मोदी योगी का जो कॉम्बिनेशन है, आपने यूपी में उसको बिल्कुल परिवर्तित कर दिया. जो MY कॉम्बिनेशन यूपी में था उसको MY से बदलकर मोदी योगी फैक्टर कर दिया है. देखिए, मोदी जी का विजन है और योगी जी का मिशन है. ये जीत विजन और मिशन की है, क्योंकि जो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2017 में वायदे किए थे पब्लिक में, वो धरातल पे उतारने का काम योगी जी ने किया है. ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य होगा, ये कहने से नहीं, हमने जो कथनी थी उसको करके दिखाया है. उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो फिर हमने डिफेंस. बिल्कुल पचौरी साहब, तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं आप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, तमाम केंद्रीय मंत्री साथ में. आज वास्तव में पार्टी के लिहाज से मैं बात करूं तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है. जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी हर बार जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कोई और चुनाव होते हैं, तो उसके बाद
आके कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, कार्यकर्ताओं का आभार धन्यवाद करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रचार करते हैं वो भी पूरी पार्टी देखती है कि सघन प्रचार पचौरी साहब प्रधानमंत्री जी ने इस बार उत्तर प्रदेश में लगातार किया। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो हर समय कनेक्टिविटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि हमेशा वो व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम से कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा यूक्रेन के मामले में कितनी मीटिंग्स की, अपने मंत्रिमंडल की मंत्रियों को लगाया कि निकाल के लाइए। यही कनेक्टिविटी आज भारतीय जनता पार्टी को जीवंत बना रही है और विजयी बना रही है। ये और हर मूवमेंट पे आप देखते हैं कि कोई बात होती है तो जनता को और कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करते हैं। जिले जिले में प्रधानमंत्री जी गए चुनाव। कनेक्टिविटी की बात यूक्रेन पर मैं बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपसे एक और सवाल भी इसे मिलता जुलता इसी का जवाब दे दूं। कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यूक्रेन पर बोल देते हैं। 1,70,000 को इवैक्यूएट किया ड्यूरिंग कुवैत पीरियड कांग्रेस रेजिम में, लेकिन कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया। यहाँ पर तो केवल 20,000 को अभी दर्जनों दिन से कर रहे हैं, नहीं कर पाए। इनका इतना मिनिस्टर वहाँ जाता है, एम्बेसी वाले बोलते हैं कि इनको हमको VIPO देना पड़ता है, ये ज़्यादा हमको ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। और वो उसमें बैठते हैं ना स्टूडेंट्स प्लेन में, तो एक एक मंत्री जा करके ऐसे ऐसे करता है। जितना इनका PR है, समझ 1,70,000 करते तो इनका क्या कैसे सर, अगर वो करके उनको वोट मिल रहा है तो बाकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? मेरा सवाल आपसे वही है। उनका कोई मिनिस्टर वाहवाही नहीं लिया। 1,70,000 और ये 20,000 भी अभी नहीं कर पाए। 20,000 भी, और उसमें वाहवाही लूट रहे हैं। देखिए, अगर वो कनेक्ट लोगों से बनाने से अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी, देखिए मायावती जी की पार्टी, आपकी पार्टी, वहां पर उत्तर प्रदेश आपका गढ़ है। वहां आप एक समय था जब आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे थे, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी। इस बार मात्र एक सीट, 13% वोट, एक ऐसी पार्टी के अगेंस्ट जो एक नेशनल पार्टी है, जो वहां की पार्टी नहीं है, आपका वो गढ़ है। कहीं ना कहीं क्या पता लोगों से वो कनेक्ट आपका मिस हो रहा है। लोग शायद अब आपको अपने कहते जमीनी नेता नहीं मांग रहे हैं। ये सब बदलता रहता है, वक्त वक्त की बात है। एक जमाना था, यूपी में देखा होगा आपने कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कल्याण सिंह की फुल फ्लेज मेजॉरिटी से थी। उसके बाद क्या हुआ, बीच में क्या उनका हश्र हुआ। तो ये उतार चढ़ाव पार्टीज का होता रहता है। एक आज उनका वक्त है, कल को हम लोगों का फिर वक्त आएगा। ये होता रहता है। तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब कनेक्टिविटी खत्म हो गई। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। मतलब इलेक्शन जीतने हारने के लिए बहुत फैक्टर्स उसमें उसको अफेक्ट करते हैं। तो समय एक सा ना रहे, आपका भी समय फिर वापस वैसा ही आए, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसके लिए पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? करने की जरूरत है वो सब हम लोग कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, समाज के सभी वर्गों से संपर्क रखना, वो किया जा रहा है। और वही कभी उतना उसका रिजल्ट नहीं आता, उसी कभी रिजल्ट आ जाता है। कभी हमने अपने दम पर सरकार बनाई थी, आज हम बहुत नीचे हैं। उसी तरह से हमने बीजेपी का भी आपको उदाहरण दे दिया। एक जमाना था, कांग्रेस ने मेंबर पार्लियामेंट कितनी सीटें, 400 कितना सीटें लिया था, उसका रिकॉर्ड तो अभी बीजेपी नहीं छू पाई है, लेकिन वो भी चली गई नीचे। ये वक्त की बात है, वो समय है। किसी को अपने वक्त पर इतराना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये लोग हमेशा विकास का वो बजाते, लेकिन करते हमेशा बीजेपी सब कुछ कहती, कुछ है उल्टा करती। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, वो विकास का एजेंडा छोड़ के 80-20 पर आ गए, पोलराइजेशन पर आ गए। क्यों आ गए, ये पूछने की जरूरत है। आप लोग पूछिए कि 80-20 पर क्यों आ गए, इसी पर 80-20। और क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका एक समय करीब 20-22% वोट उत्तर प्रदेश में था। अगर अच्छा वोट था, 15 करीब, आप कई बार सीटें भी अच्छी खासी लोकसभा की जीते हैं, लोकसभा में भी अच्छा प्रतिनिधित्व इस समय आप लोगों का है, लेकिन 13% पर पार्टी आ गई। मनोज जी, इससे पहले कि हम आगे चर्चा को बढ़ाएं, बीजेपी मुख्यालय चलते हैं, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा संबोधित कर रहे हैं। और लोगों ने उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम को मोहर लगाई है। इसके लिए मैं पुनः उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और आप सब की ओर से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से
और मतदाताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जो नतीजे आज आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये नतीजे बहुत तरीके से पहली बार राजनीति के दृष्टि से कुछ इंगित करते हैं, कुछ दिशा देते हैं, कुछ जिसे हम कहते हैं कि रास्ता बताते हैं कि भारत की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पहला मौका है कि 4 बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। 2014 में प्रचंड जीत हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। 2017 में प्रचंड आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था और हमारी सरकार बनाई थी। और 2019 में फिर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिला था और इस बार फिर से 2022 में चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। यह पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। यह 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है और हमारा वोट शेयर भी 42% से ज्यादा बढ़कर के आया है। इसी प्रकार हम देखें तो उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से हमेशा वहां सरकार बदलती रही, हर चुनाव में सरकार बदलती रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने भी फिर से दोबारा और पहली बार दोबारा सरकार बनाई है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया है। अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अब हमारी सरकार बन रही है। यह परिस्थिति आई है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर हम गोवा की बात करें तो वहां हम इस बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और वहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का आशीर्वाद हम सबको मिला है और उसके कारण ये जीत हासिल हुई है। मित्रों, जहां हम आज 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के साथ खड़े हैं, वहीं कल के नतीजे जो असम के म्युनिसिपल बोर्ड के आए, कॉरपोरेशन के, आपको जानकर खुशी होगी कि 80 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 77 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और आज वहां भी एक बाई इलेक्शन था मंझोली का, वह भी सीट प्रचंड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसलिए जिसे हम कहते हैं कि हमारी जनता ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया है और उनकी नीतियों के, उनके कार्यक्रमों को फिर से एक बार मुहर लगाई है। इस बात के लिए हम सबको बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, चुनाव में एक बात कही गई कि कुछ पार्टियां हमारे खिलाफ जुट गई हैं और इसलिए वोट की मात्रा उनकी बढ़ जाएगी और वो जीत हासिल करेंगे। कई पत्रकार ये पूछा करते थे कि इतनी पार्टियों का जमावड़ा हो गया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं उस समय भी कहता था
कि यदि नेता मिल जाएं और पार्टियां मिल जाएं तो वोटर नहीं मिलता है, वोटर अपनी रक्षा करना खुद जानता है। इस बात को हमको याद रखना। और मैंने यह भी कहा था कि चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको यह याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति, जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को, जो वंचित था, उसको रस मिलता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जब हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित इनकी बात करते हैं तो हम साथ में यह भी कहते हैं कि चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण करते हैं। और वो साधारण व्यक्ति जब चुनाव आता है तो अपना कीमती मत को संभाल कर रखता है और मोदी जी के नाम पर वो कमल के निशान पर बटन दबाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी। वह राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद। इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति बदल दी, उसकी संस्कृति बदल दी। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे और जनता का आशीर्वाद लोगे। आज विकास की राजनीति है, आज सशक्तिकरण की राजनीति है, आज महिला सशक्तिकरण की राजनीति है, आज युवा सशक्तिकरण की राजनीति है, आज किसानों के सशक्तिकरण की राजनीति है। आज जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, जिसको कोई पूछता नहीं था, वोट का आधार मांगता था, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और सशक्तिकरण का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनकी नीतियों ने किया है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो हम जानते हैं 5 साल पहले वहां भय का वातावरण था, भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, आतंकवादी दंडनाते थे, उनको नेताओं का संरक्षण मिलता था। लेकिन योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके वहां पर भय मुक्त समाज और भय मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अभी मैं नतीजे देख रहा था, हम 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। जो माफिया राज दंडनाते थे वो आज जेलों में बंद है।
जो लोग भय का वातावरण बनाते थे वो आज खुद भयभीत हैं। यह परिस्थिति आज योगी जी ने की है, इसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए और उनका भी हम धन्यवाद करें। अगर हम मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो और काम करो, पूर्व को संभालो और मुख्य धारा में शामिल करो। 50 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में आपका प्रवास हुआ है और आपने उनके दर्द को समझा है और उनको राहत दिलाई है और मुख्य धारा में उनको लाए। यही नॉर्थ ईस्ट बंद, ब्लॉकेड के लिए जाना जाता था, आज शांति और विकास के लिए जाना जाता है। और मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यह भी हम दोबारा जीत करके आ रहे हैं, पहली बार मौका मिला और यहां भी विकास हर दृष्टि से हो रहा है। और जो मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड अगले दशक उत्तराखंड का होगा, इसको उत्तराखंड की जनता ने अपनाया है, समझा है, जाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाई। मित्रों, अगर ये हम सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के और नजदीक बैठे हैं, ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। जो 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देकर डबल डोज उनको तैयार किया है। जब पाश्चात्य देश मुसीबत में अपने आप को पाते हैं तो 130 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित दिखता है। इस बात को भी हमको याद रखना है। आर्थिक स्थिति में जो विकास हुआ है कोरोना के पश्चात, आज भारत की आर्थिक स्थिति जिसको दुनिया के मान रही है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह भी दूरदृष्टि बताती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। आज हम सब लोग नहीं रहूंगा, मैं इस मंच से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सभी केंद्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं अपने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर अथक प्रयास किया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या विस्तारक, क्या हमारे प्रवासी कार्यकर्ता, सबने अपना पूरी ताकत लगाई और आपकी जमीन पर मेहनत रंग लाई और मोदी जी की नीतियों को वोट में परिवर्तित करने में आपने अपना योगदान दिया। मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है और 2024 में भी इससे और आगे बढ़ करके जाना है और आप सब कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास अपना जारी रखना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति को मैं सलाम करता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति के साथ, पार्टी के साथ खड़े होकर के कार्य को करने की मैं साधुवाद देता हूं और इसी प्रकार से हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और भारत को मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी बनाना है। इस काम को, इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने मिला। गरीब, शोषित, वंचित के लगातार उत्थान करने वाले उनके मसीहा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं, करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है,
मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है।
10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं।
2 दशक से भी ज्यादा समय तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सरकार में कितनी दिक्कतें होती हैं, गवर्नेंस में कितनी दिक्कतें होती हैं, इसको भली भांति जानता हूं। उसके बावजूद भी मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए। और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था, अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना 2 दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं, ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मैंने। और ये हिम्मत मैंने इसलिए की है कि जब ईमानदारी होती है, नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है, देश का कल्याण यही जीवन का मंत्र होता है, तो फिर ऐसे निर्णय करने की ताकत पैदा होती है। हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, 100% लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं। तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए।
इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को यह सबक दिया है और यह सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। और ये करके दिखाया है, 4 चुनावों में करके दिखाया है। वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मैं आज पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी विशेष प्रशंसा करूंगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार पार्टी का झंडा बुलंद किया है, वो आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की मजबूती को, देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पंजाब में भाजपा एक शक्ति के रूप में उभरनी है, ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं दोस्तों। सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को अलगाववादी राजनीति से सतर्क रखना भाजपा का कार्यकर्ता जान की बाजी लगा करके भी इस काम को करता रहेगा। आने वाले 5 सालों में
भाजपा का हर कार्यकर्ता वहां इस दायित्व को जोर शोर से निभाने वाला है। ये विश्वास मैं पंजाब की जनता को आज देना चाहता हूं। साथियों, ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब दुनिया 100 साल के सबसे बड़े कोरोना जैसी महामारी के संकट से लड़ रही है। पूरी मानव जात, पूरा विश्व 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं देखी, ऐसी मुसीबत से लड़ना नहीं पड़ा है। ये जैसे कुछ कम था तो युद्ध ने भी विश्व की चिंताएं बढ़ाई है। इन परिस्थितियों में दुनिया भर की सप्लाई चेन छिन्न भिन्न हो गई है। 2 साल से सप्लाई चेन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव हुआ और युद्ध ने उसमें और जोड़ दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाए, आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए, गरीब कल्याण के जो फैसले लिए, उन सभी ने भारत को संभलकर आगे बढ़ने में बहुत मदद की। भारत बच पाया है क्योंकि हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही। हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही और हमारे प्रयास निष्ठा और नियत की पटरी पर अविरत आगे बढ़ते रहे। जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही, वहां पर जनता के हितों की डबल सुरक्षा हुई और विकास के कार्यों की गति भी तेज हुई। इस समय जो युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। भारत की बहुत सारी जरूरतें इन देशों से जुड़ी हुई है। भारत बाहर से जो कच्चा तेल मंगाता है, पाम ऑयल मंगाता है, सनफ्लावर ऑयल मंगाता है, उसकी कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोयला हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, सभी की कीमतों में पूरी दुनिया में कल्पना बाहर का उछाल आ रहा है। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। विकासशील देशों को विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, इस वैश्विक संदर्भ में इन कठिनाइयों के बीच इस बार के बजट पर नजर डालें तो एक विश्वास पैदा होता है। देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इस भावना को इस बार के बजट से और ऊर्जा मिली है।
और मैं मानता हूं कि दुनिया भर में बने निर्माण हुए इस विपरीत वातावरण में, उथल पुथल से भरे माहौल में, अनिश्चितता से भरे माहौल में भारत की जनता ने विशेष करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय दिया है। भारत के मतदाताओं ने जिस तरह इन चुनावों में स्थिर सरकारों के लिए वोट दिया, वो इस बात का प्रतिबिंब है कि लोकतंत्र भारतीयों की रगों में है। लेकिन भाई और बहनों, आज इस अवसर पर मैं देश के सामने अपनी कुछ चिंताएं भी रखना चाहता हूं। देश का नागरिक तो बहुत जिम्मेदारी के साथ देश के हित में अपना काम कर रहा है। जब भी उसको अवसर मिलता है, वो जिम्मेदारी के साथ पेश आता है। देश का सामान्य नागरिक राष्ट्र निर्माण में जुटा है, लेकिन हमारे यहां कुछ लोग लगातार राजनीति का स्तर गिराते जा रहे हैं। कोरोना के इस समय में भी हमने देखा है कि इन लोगों ने देशवासियों को गुमराह करने की लगातार कोशिश की। वैक्सीनेशन के हमारे प्रयासों की दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन इस पवित्र कार्य पर, मानवता के कार्य पर, सेवा के कार्य पर, भारत की वैक्सीन पर भी सवाल उठाए गए। दुर्भाग्य की बात है, जब यूक्रेन में हजारों भारतीय विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे नागरिक फंसे हुए थे, तब भी देश का मनोबल तोड़ने की बातें हो रही थी। जो वहां फंसे थे, उनके परिवारों की चिंता बढ़ाने का काम हो रहा था। ये लोग उन बच्चों में असुरक्षा की भावना बढ़ा रहे थे, यहां उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ऑपरेशन गंगा को भी प्रदेशवाद की बेड़ियों में बांधने की कोशिश की। हर योजना को, हर कार्य को क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद का रंग देने का प्रयास भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथियों, इन चुनावों में मैंने लगातार विकास की बात की। गरीबों को घर, गरीबों को राशन, वैक्सीन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर विषय पर भाजपा का विजन लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी, वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, न ही मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं,
जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया है। साथियों, ये लगातार बहस बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब
अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष को देखते हुए भी इन चुनाव परिणामों का बहुत महत्व है। भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। ये चुनाव परिणाम आने वाले 25 वर्षों के हमारे राष्ट्रीय संकल्पों के प्रति देश के मिजाज को, देश के मूड को प्रतिबिंबित करते हैं। यहां से हम दो पटरियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं। एक तरफ गांव, गरीब, छोटे किसान, लघु उद्यमी, उनके कल्याण पर हमारा जोर है। वहीं दूसरी तरफ देश के संसाधनों, देश की युवा शक्ति को नए अवसर देकर हम आत्मनिर्भरता के मिशन को तेज करना चाहते हैं। भारत का युवा आज अपने हुनर से, अपने बुद्धि के बल से और अपनी क्षमता के उपयोग से दुनिया को समाधान दे रहा है।
दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान आज के भारत के सामर्थ्य का बड़ा उदाहरण है। आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आत्मनिर्भर हो रहा है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है और तकनीक के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। और यह सब हो रहा है उसकी युवा शक्ति के कारण। भारत में शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का हो, जो देश और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने वाली वर्कफोर्स तैयार कर सके, यह हमारा संकल्प है। आज एक ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है जहां आपकी पहचान आप से होती है। मुझे विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम अपने अपने राज्यों को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। जब देश के हर राज्य का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। और मुझे तो मैं गुजरात में इतने साल काम किया, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानने वाली सरकार नहीं थी। हमारी सरकार में रोड़े अटकाने के सोच वाली सरकार थी। फिर भी गुजरात में हमारा मंत्र यही था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। साथियों, हमें जुट जाना है, एक पल भी गंवाना नहीं है। चुनौतियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, लेकिन जीतने का संकल्प उससे भी बड़ा होता है। बड़े संकल्पों के साथ, बड़े सपनों के साथ ऊंची सी ऊंची ऊंचाइयों को पार करने के इरादे के साथ देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, इतना बड़ा भव्य विजय भारत के उज्जवल भविष्य की ये गारंटी है। मैं एक बार फिर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो निर्णायक मतदान किया है, इसलिए हमारे मतदाता अभिनंदन के बहुत अधिकारी है। आइए दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सभी मतदाताओं का अभिनंदन करें, मतदाताओं का आभार व्यक्त करें, मतदाताओं का गौरवगान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, माननीय गृह मंत्री जी का आभार, माननीय रक्षा मंत्री जी का आभार, माननीय नितिन गडकरी जी का आभार। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी के लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके ही जाइएगा। 7-8 घंटे से आप सब लोग हैं। नीचे बेसमेंट में भोजन की व्यवस्था है, मिठाई भी है।